चलिए दोस्तों, अपन छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास आज चालू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जो जो बताते जाऊंगा उसको अच्छे से आपको क्या करना है, डील करना है और आपको रिवीजन पे काम करना है। ठीक है, तो रिवीजन पे ही सारा गेम चेंज होगा। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक इतिहास है, वो कहाँ से चालू होता है। याद रखेंगे, आप लोगों को मैं बताया था कि 1741 में भास्कर पंत क्या करता है, आक्रमण करता है। उस समय शासक होते हैं रघुनाथ सिंह। उसके बाद में षड्यंत्रकर्ता होते हैं मोहन सिंह। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो यहीं से आपको छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास देखना चालू होगा। पूरे परदेसिया लोगों का आक्रमण होगा, फरीबी लोगों का आक्रमण होगा, जो सिर्फ सत्ता पे ही विशेष काम करते हैं, ना कि सुविधाओं पे। उनका काम था सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से रेवेन्यू लेना, राजस्व निकालना, जनता को किसी भी तरीके से राजस्व के लिए प्रताड़ित करना और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ धन लूटना। जिस तरीके से कलचुरी ने क्या किया था, शासन प्रशासन पे अच्छा काम किया था। बस्तर पे जब आप लोग देखते हो, बस्तर के काकतियों को देखते हो, नागवंशियों को देखते हो, तो उन्होंने भी जनता के हित पे काम किया था। वैसा काम यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ही मेन मुद्दा रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा कि कैसे भी करके टैक्सेशन को बढ़ाया जाए। टैक्सेशन मतलब करारोपण जो वो करते हैं, उसको कैसे टैक्सेशन को हम लोग करारोपण को बढ़ाएं, कैसे कर कराएं और कैसे रिवेन्यू को अपन क्या करें, रिवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो ये क्या करेंगे, राजस्व को सृजन करने पे ज़्यादा काम करेंगे, करारोपण पे ज़्यादा काम करेंगे। ये सब इसके मुद्दे रहेंगे, जिससे क्या होगा, जनमानस का शोषण होगा और शोषण से क्रांति आएगी सोसाइटी में, समाज में, जमींदारों के मध्य में। तरह तरह की क्रांति आएगी, तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा और इसी रिवॉल्यूशन से देश आज़ाद भी होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको देखने को मिलते रहेगा। ठीक, तो हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को यहाँ पे डील करते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। काफ़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लेकर के चलेंगे और छत्तीसगढ़ का जो ये मुद्दा है, जो आधुनिक इतिहास है, उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट। अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको आपको समझने की कोशिश करना है और इसी से ही जो आधुनिक इतिहास है, वही आपको क्या करेगा, अच्छा नंबर खींचने में आपका मदद करेगा। याद रखेंगे। ठीक, तो आधुनिक इतिहास को हम क्या करेंगे, कुछ खंडों में बांटेंगे। कितने खंडों में? 6 खंडों में इसे बांटेंगे। लगभग कितने खंडों में? 6 खंडों में बांटेंगे। तो 6 खंडों में बांटने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको कुछ चीज़ों को समझाऊँगा कि आधुनिक इतिहास जब चालू हुआ, आधुनिक जो मॉडर्न इंडिया चालू हुआ, तो कैसे चालू हुआ, क्या विशेषताएं थी। तो अपन चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, 6 खंडों में इसको बांटते हैं और इस पे 6 खंडों में बांटने के लिए इस पे अपन काम भी करते हैं। तो चीज़ों को यहाँ पे डील करते हैं, लेके चलते हैं, है ना। समझने की कोशिश बस करना है बेटा आपको, और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। सारा गेम यहाँ से आपका क्या होगा, बनेगा। एक खंड मैंने यहाँ पे बनाया जिसमें मैं 3 यहाँ पे शासकों का चर्चा करूँगा। ठीक है, मतलब चीज़ों को बताऊँगा 6 खंडों में कैसे हम लोग तोड़ें। ठीक है, अब 6 खंडों में जब मेरे को चीज़ों को तोड़ना है, 6 चीज़ों को बताना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको अपने तरीके से, अपने सिस्टम से चीज़ों को डील कराना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे जितना हमसे बनेगा, हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को क्या करेंगे, डील करेंगे और एक एक करके हम यहाँ पे उस पर स्टडी करेंगे और उस पर क्या बनेगा, डिस्कशन बनेगा। ठीक है, तो चीज़ों को आपको क्या करना है, लेके चलना है, चीज़ों को समझने की कोशिश भी आपको करना है। तो आधुनिक इतिहास का चरम कहाँ से होता है? सबसे पहले चालू होता है अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन का, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अप्रत्यक्ष लिखा। अप्रत्यक्ष मराठा शासन, कौन सा शासन? तो वह शासन जो क्या था, अप्रत्यक्ष था और मराठों का शासन था इसमें। तो अप्रत्यक्ष मराठा जो शासन था, ये पहला था। ये क्या था, आपका पॉइंट नंबर 1 था।
ठीक, आधुनिक भारत यहीं से चालू होता है। कैसे? तो इसी समय 1741 में आक्रमण होता है और भास्कर पंत आ जाते हैं। तो यहाँ से 1741 से 1757 तक अप्रत्यक्ष मराठा शासन होगा, जिसमें रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के माध्यम से यहाँ पे शासन को किया जाएगा। 1741 में आएंगे और 57 तक ये सत्ता इनका चलेगा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन का, जिसमें 2 शासकों का नाम आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से रखना है। 2 लोगों का नाम, पहला तो आपको रखना है रघुनाथ सिंह। इसी के माध्यम से अप्रत्यक्ष मतलब समझ रहे हो, इनडायरेक्ट मराठा जो गवर्नमेंट चलाते हैं इनके ऊपर, तो वो इनडायरेक्ट तरीके से चलाते हैं। मतलब वो जीत तो लेते हैं छत्तीसगढ़ को, लेकिन रघुनाथ के माध्यम से शासन करते हैं और उसके बाद में मोहन सिंह को फिर राजा बना देते हैं, क्योंकि षड्यंत्रकारी तो यही था, मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह। ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष मराठा शासन की नींव यहीं से 1741 में होता है। और यहाँ पे भास्कर पंत आकर के अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक प्रतिनिधि को यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष मराठा शासन 41 से चालू होकर 1757 तक। अब दूसरा क्या होगा, जो दूसरा चरण होगा वो यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, सेकंड पॉइंट ये होगा प्रत्यक्ष मराठा शासन। क्या होगा, तो ये अब डायरेक्ट शासन यहाँ से चालू होगा, प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन मतलब इस शासन व्यवस्था में मराठे क्या होंगे, डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। और डायरेक्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये बिम्बाजी भोसले जब आएंगे तब होगा। 1758 से 1787 तक का टाइम जो रहेगा ये यही रहेगा, 1758 से 1787। थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है यार, 8 घंटे ड्यूटी करो सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर 7-8 घंटे कंटेंट बना के पढ़ाओ, तो हैवी हो जाता है। कोई बात नहीं, कर्म ही पूजा है। दूसरा जो शासन आता है वो होता है प्रत्यक्ष मराठा शासन, जो छत्तीसगढ़ में मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेस रखता है, यहीं से मेन जो है चालू होता है। एक एक करके समझाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान से सुनना। इसमें बिम्बाजी भोसले आते हैं, फिर चिमणा जी आते हैं, वेंकू जी आते हैं, पुरसा जी आते हैं और अप्पा साहब आते हैं। तो ये सब शासक आते हैं। एक एक करके हम लोग जब इसमें पहुँचेंगे तब उसमें जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर पर कौन आते हैं, तो बिम्बाजी के भोसले यहाँ से चालू करते हैं अपना शासन को, है ना। तो यहाँ बिम्बा जी भोसले यहाँ पे सबसे पहले आकर के सत्ता को प्रारंभ करते हैं। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन। बिम्बा जी के बाद में फिर ये सत्ता अपने समय के हिसाब से चलते रहता है। 1787 तक इसमें इनका शासन व्यवस्था पूरा देखने को मिलता है आपको, समझ रहे हो। उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलता है। और एक दौर ऐसा आता है कि 1787 में जब बिम्बा जी मतलब की मौत होती है, उसके बाद में फिर चिमड़ा जी भोसले इस प्रत्यक्ष मराठा शासन को संभालेंगे। फिर उसके बाद वेंकू जी आएंगे, फिर पुरुषा जी आएंगे, फिर अप्पा साहब आएंगे और 1818 तक पूरा अप्पा साहब जो है कंट्रोल करेंगे, जब उस गद्दी पे बैठे होंगे तो, ठीक है, वहाँ मराठे के शासन नागपुर में। लेकिन ये जो टाइम होता है 1787 तक, अब प्रत्यक्ष रूप से 1787 तक इसका शासन चलता है। तीसरा जो शासन व्यवस्था है वो क्या होगा, सूबा शासन होगा। और सूबा शासन में क्या होगा, सूबेदारों के माध्यम से सूबेदारों को नियुक्त किया जाएगा और सूबेदारों के माध्यम से शासन होगा। इसलिए तीसरा जो आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो शासन व्यवस्था है वो है सूबा शासन व्यवस्था। इसलिए इसे सूबेदारों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्या, सूबा शासन व्यवस्था। एक एक करके करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, कोई इधर उधर दिमाग को नहीं दौड़ाएगा, बस ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो सूबा शासन व्यवस्था तीसरी कड़ी है इसकी, 1788 से चालू होता है और 1818 तक चलता है। 1788 में ये चालू होगा और 1818 तक यहाँ तक चलेगा। तो तीसरा जो है वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब होगा सूबा शासन, क्योंकि सूबेदारों के माध्यम से क्या होगा, सूबा शासन चालू होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास में, ठीक है। तो सूबा शासन में भी मैं जब सूबा शासन में जाऊंगा तब बताऊंगा। बस ये जान लीजिए कि सूबा शासन व्यवस्था जब चालू होता है तो इस समय पहला सूबेदार कौन होता है।
पहला सूबेदार होता है महिपत राव दिनकर, फिर उसके बाद विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, इस तरीके से बीकाजी, सखाराम, सीताराम, यादव राव, ये सब आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले चालू होता है महिपत राव दिनकर से। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। तो ये शुरुआत कौन करता है यहाँ पे सूबा शासन का, तो महिपत राव दिनकर से चालू होता है, महिपत राव दिनकर। तो ये क्या हो गया, ये सूबा शासन यहाँ से चालू हो गया। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का एक चैप्टर हमने 3 भागों में निपटाया। इन द सेम वे अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के रिमेन चैप्टर है उसको देखेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे क्या किया, 3 तरीक़ों से मैंने चीज़ों को आपको डील कराया, 3 तरीक़ों से चीज़ों को मैंने आपको समझाया। ठीक, अब मैं आपको आगे इसके कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 हमने देखा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन देखा, प्रत्यक्ष मराठा शासन देखा, सूबा शासन देखा। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और आगे जा कर के आगे इस पे हम लोग बढ़ेंगे कि कैसे चीज़ों को डील कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इलिब्रेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग अभी देखेंगे और छत्तीसगढ़ के इन सारे शासन व्यवस्था इत्यादि को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे और अपने बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको अभी तीनों को यहाँ पे समझा चुका हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको और भी इसके आधुनिक इतिहास को लेके चलूँगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, सब शांति से सुनने की कोशिश करेगा और सुनना ही है ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आगे की शासन व्यवस्था को अब फिर आपको आपके बीच में रखना चाहता हूँ। फिर यहाँ से मैं चीज़ों को आपका डील आउट कराऊँगा और आप लोग जो लुक आउट है आपका होमवर्क, वो घर में आप इसको अच्छे से करने की कोशिश भी करेंगे। तो 1 2 3 हमने देखा। अब चौथा हम देखेंगे। इसमें चौथा हम ये देखेंगे कि सूबा शासन के बाद में क्या आता है। एक समय ऐसा आता है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन अर्थात अंग्रेज, ठीक है, तो ब्रिटिश के अधीन मराठे आ जाते हैं। ठीक है, 1818 में जो मराठे हैं वो अंग्रेज़ों के अधीन आते हैं और 1830 तक ये मराठे क्या करते हैं, अंग्रेज़ों के अधीन, मतलब अंग्रेज़ ही उनको कहते हैं कि आप वहाँ पे जा कर के बैठो और वहाँ पे शासन व्यवस्था को देखो। तो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन यहीं पे 1818 से 1830 चलेगा। ठीक है, तो ये बातें आप बिल्कुल अपने जहन में बैठा के चलें कि ये 1818 से 1830 तक चलेगा। लेकिन किसके अधीन चलेगा, तो ये चलेगा ब्रिटिश अधीन चलेगा। समझ रहे हो ना, ब्रिटिश अधीन मराठे। जो ब्रिटेन के अंग्रेज यहाँ पे आए थे उन्होंने मराठों को क्या किया, जीत लिया। तो ब्रिटिश अधीन अब मराठों को वो क्या करेंगे कि आप हमारे हिसाब से चलो, ऐसा उनका सोच होगा। आप क्या करो, हम नियम बनाएंगे, वो सबको वहाँ पे लागू करो। तो ब्रिटिशों के अधीन मराठे होंगे ये। ठीक है, ब्रिटिश अधीन, तो किसके अधीन है ये, ब्रिटेन के अंग्रेज़ों के अधीन कौन थे, ये मराठे। ठीक है, तो ब्रिटिश अधीन मराठे ये 1818 से 1830। इसमें भी क्या होता है, जब ब्रिटिश अधीन मराठे आते हैं तो बहुत सारे अधीक्षक की नियुक्ति होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल 6 अधीक्षक आएगा, जिसमें सबसे पहला 1818 में अधीक्षक आएगा कैप्टन एडमन। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, अर्थात ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन तो चल रहा था, लेकिन वो क्या किए, सुपरिटेंडेंट अधीक्षकों की नियुक्ति कर दिए। मराठा बैठे हैं, चला रहे हैं कौन, अंग्रेज, लेकिन यहाँ पे देख रहे कौन कर रहा है, मराठे। लेकिन किसके माध्यम से, तो अधीक्षकों का यहाँ पे ब्रिटिश के दिन मराठा शासन जब चलेगा तो अधीक्षक की नियुक्ति होगी। कैप्टन एडमन सबसे पहले 1818 में आता है, देन कैप्टन एगन्यू 18 से 1825, फिर हंटर आता है, फिर सेंडिस आता है और उसके बाद में आता है विल्किंसन आता है और सबसे लास्ट में कैप्टन क्राफर्ड आते हैं। लेकिन ये जब इसका समय आएगा ना अधीक्षकों के बारे में तब करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ों को वहाँ पे डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैप्टन एडमन यहाँ पे आते हैं, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। किसके बारे में, कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमन यहाँ पे आते हैं और ब्रिटिश अधीन जो मराठे हैं उनका शासन का दौर ये होता है। तो 4 भाग देखा और 5वां भाग अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं। 5वां भाग में होता क्या है, इसमें अब फिर एक दौर आता है, पुनः मराठा शासन हो जाता है, पूरा मराठे सत्ता में फिर यहाँ पे आते हैं और इस बार अंग्रेज भी अब गद्दी में बैठे रहते हैं अपने, और मराठों को स्वतंत्रता से, आज़ादी से राज करने की सत्ता उनको मिल जाती है। 1830 में वो आते हैं, 1854 तक वो गद्दी पे बैठते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, वो जिलेदारों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो पुनः मराठा शासन 1830 से 54 आएगा और कृष्णा राव अप्पा पहले जिलेदार होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुनः
मराठा शासन। ये क्या था, छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन, ये इसका दौर था। ठीक है, और ये क्या किए, ठीक 1830 में ब्रिटिश अधीन मराठा शासन खत्म होता है, तो ये 1830 में यहाँ पे क्या होता है, पुनः मराठा शासन चालू होता है, और 1854 तक वो क्या करते हैं, शासन अर्थात गद्दी को संभालते हैं छत्तीसगढ़ का। और यहीं पे जिलेदारों की नियुक्ति होती है। तो प्रथम जिलेदार यहाँ पे कौन होता है, तो बताइए, राव के बारे में जस्ट अभी मैं नाम लिया, कौन सा, दिमाग में भी अपना जोड़ डालो, कृष्णराव अप्पा या अप्पा कृष्णराव या कृष्णराव अप्पा, लेकिन ओरिजिनल नाम आपको बता रहा हूँ, कृष्णराव अप्पा ये पहले जिलेदार थे। ठीक है, कृष्णराव अप्पा, अप्पा साहब मत बोलना ना, वो दूसरे शासक थे, ये कृष्णराव अप्पा थे। तो ये पुनः मराठा शासन हो गया। अब लास्ट में जो छठवां खंड आएगा छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का, वो कौन होगा, अब क्या होगा, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन होगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 13 मार्च 1854 को डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ब्रिटिश रियासत में जब नागपुर को मिला लिया जाता है, नागपुर राज्य को पूरी तरीके से अपने अधीन ले लिया जाता है, तो यहीं से प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। अब डायरेक्ट अंग्रेज हम पे क्या करेंगे, शासन करेंगे, और ये देश की आज़ादी तक 1947 तक ये चलेगा। तो छठवां हो गया ये प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, या ब्रिटेन का क्या था यहाँ पे, ब्रिटिश का यहाँ पे शासन चालू होगा। तो ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन क्या करेगा, शासन करेगा। और ये 1854 में, वही बताया ना आपको, 13 मार्च को नागपुर का विलय हो जाता है डलहौजी की हड़प नीति के तहत, और ये पूरा देश की आज़ादी 1947 तक क्या करता है, ये चलता है और ये काम करता है। तो ये इस समय पे जैसे विलय होता है, तो ये बात याद रखना कि अब पूरी तरीके से देश क्या हो गया, अंग्रेज़ों के अधीन, अब डायरेक्ट रूलिंग में यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को आप ऐसे ही समझते हो। ऐसे ही खंड में आपको तोड़ तोड़ के इलिब्रेट करना है बेटा, और दिमाग लगाना है। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन कब आया, 1741 से 57 तक, और उस समय शासक रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के माध्यम से अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट मराठे, अब डायरेक्ट मराठे तो आ नहीं सकते, अभी तो भास्कर बंद खाली जीत के गए हैं रतनपुर को, तो बोले तुम ही शासन करो और कर वर भेजते रहना। फिर मराठा शासन प्रत्यक्ष रूप से जब आए तो 1758 से बिम्बाजी भोसले के माध्यम से आए। और ये तो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह के बारे में। अब हम लोग अगली क्लास में, आगे की क्लास में क्या करें, बिम्बाजी भोसले को उठा लेंगे। और सूबा शासन जब आता है तो सूबेदारों के माध्यम से आता है। सबसे पहला जो सूबेदार था, प्रथम सूबेदार, तो ये महिपत राव दिनकर था। याद रखना, इसको पूछा था ना प्रथम सूबेदार के बारे में, जो पढ़ा था उससे बना होगा ये चीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं बना होगा। और ब्रिटिश अधीन मराठे, फिर उन्होंने क्या किया, मराठों को कहा कि आप हमको कर वर वहाँ से वसूल के दो और आप हमारे अधीन हो, तो आप बिल्कुल ब्रिटिश अधीन मराठे, हमारे अधीन आप शासन करो। तो अधीक्षकों की नियुक्ति हुई, तो ये प्रथम अधीक्षक कैप्टन एडमंड ये आते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे रखना, यहाँ पे प्रथम अधीक्षक छत्तीसगढ़ में कौन थे, कौन सुपरिटेंडेंट थे, तो प्रथम अधीक्षक यही थे, कौन, कैप्टन एडमंड। और पुनः मराठा शासन आता है तो इसमें जिलेदारों की नियुक्ति होती है। कृष्णराव अप्पा जिलेदार बनते हैं 1830 से 1854 तक। ठीक है, तो ये प्रथम जिलेदार थे। ये सब चीज़ें दिमाग में रखना। मैं इतना इसीलिए करा पाता हूँ क्योंकि मैं रिवीजन ताबड़तोड़ करता हूँ, करने पे भरोसा करता हूँ, है ना। और आप रिवीजन नहीं करोगे तब आप नहीं बना पाओगे। और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में फिर अंग्रेज अब डायरेक्ट इसको मिला लिए। क्यों, क्योंकि अब ये 1854 में 13 मार्च की घटना है। ये डलहौजी की हड़प नीति के कारण ये नागपुर राज्य का अब ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटिश राज्य में नागपुर का विलय हो जाता है। किसका विलय होता है, नागपुर का विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। अब यहाँ से पूरे देश की आज़ादी तक पूरे छत्तीसगढ़ में अंग्रेज़ों का शासन चलेगा। एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चीज़ें छोटी तो नहीं दिख रही है क्योंकि छोटा कर दी हूँ, लेकिन पूरा एकदम स्पष्ट दिख रहा है ना। बस मेरी प्रायोरिटी है कि आपको चीज़ें क्या हो, स्पष्ट दिखे, बस मैं ये चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आपको चीज़ें स्पष्ट, क्लियर, अचूक एकदम दिखे। ठीक है, तब जा कर के मज़ा आएगा पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एकदम चीज़ों को समझना, एनालाइज करने की कोशिश करना। जैसे कि पिछली क्लास में मैं आपको बताया था, पिछले क्लास में जब लिया था, तो जब रघुनाथ सिंह आता है, भास्कर पंत आता है, तो रघुनाथ सिंह का शासन चलते रहता है, बुजुर्ग रहता है, पुत्र की मृत्यु के कारण वो युद्ध नहीं करता है और ना चाह के कहना चाहिए कि सरेंडर कर देता है। और जब तोप से एक
किले को एक साइड को उड़ा दिया जाता है रतनपुर का, है ना, महल का, राजमहल के एक किनारे को तोप से उड़ा दिया जाता है, तो उस समय रघुनाथ सिंह की जो पत्नी रहती हैं वो दो रानियां क्या करती हैं, सफ़ेद झंडा को उठा के संधि का प्रस्ताव रखती हैं। फिर धीरे से अब ये किसके, मराठों के अधीन आ जाता है। ठीक इन द सेम वे, ये तो रतनपुर का घटना हो गया। रायपुर में भी आपको पता है कि रायपुर में कलचूरी शासन चल रहा था और वहाँ पर भी दो शासकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से मराठे कैप्चर करके बैठे हुए थे। तो रायपुर में कौन था, अमर सिंह था और लास्ट में शिवराज सिंह था। तो वो चीज़ भी दिमाग में रखना, ये रतनपुर के लिए हो गया ये दोनों। लेकिन जब बात आती है किसके लिए, रायपुर के लिए, तो रायपुर के लिए अमर सिंह का नाम और शिवराज सिंह का तो अमर शिव लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए अमर सिंह और शिवराज सिंह, ठीक है, बस अमर शिव लिख दिया हूँ। तो ये रायपुर की शाखा में क्या कर रहे थे, ये बैठे हुए थे। इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना, तब भी इस एरिए में जब ये शासन कर रहे थे अप्रत्यक्ष मराठा शासन था। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी पृष्ठभूमि में चलते हैं क्योंकि ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। जब हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के इलिब्रेट करते हैं तो चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती है। तो चलो कम टू द पॉइंट, अब करते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत। क्लियर हो गया बेटा, समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम लोग चालू करते हैं क्या, अपन देखेंगे प्रत्यक्ष मराठे शासन। अब मराठों का प्रत्यक्ष शासन कैसा था उस चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन को, ठीक है। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन में जब आप जाते हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ बेसिक चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप बेसिक चीज़ों को समझते हैं तो क्या होता है, चीज़ें ईजी हो जाती है। देखिए होता क्या है, कुछ पृष्ठभूमि में जाइए। रघुजी प्रथम की मृत्यु हो जाती है। नागपुर का जो शासक था, साम्राज्यवादी शासक जो अपने साम्राज्य का क्या विस्तार करना पसंद करता था, वो 14 फरवरी 1755 को मृत्यु होती है। कब मृत्यु होती है ये दिमाग में रखो, तो ये 14 फरवरी 1755 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इसकी मृत्यु होती है रघुजी प्रथम की, तो उस समय क्या होता है पता है, उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। रघुजी प्रथम की मृत्यु होती है। फिर उसके बाद में एक नई कहानी गढ़ी जाती है। क्या, अब आपस में जो उसके बच्चे थे वो आपस में लड़ते हैं और यहीं पे उत्तराधिकार का संघर्ष चालू हो जाता है। उत्तराधिकार का क्या होता है, संघर्ष चालू हो जाता है। लेकिन मज़े की बात एक चीज़ थी, उस समय पेशवा जो थे, है ना, वो हावी थे मराठों पे। क्या थे, जो पेशवा थे वो उस समय हस्तक्षेप करते हैं, बोलते हैं कि आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, आपस में लड़ो मत, बल्कि क्या करो, अपने क्षेत्रों को छोटे छोटे क्षेत्र में तोड़ के आपस में अपना 4 हिस्सों में बांटो और शासन करो। तो यहाँ पे पेशवा का हस्तक्षेप होता है, इस बात को समझो आप। पेशवा क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। पेशवा हस्तक्षेप करता है। अब पेशवा हस्तक्षेप करने के बाद में वो मराठा जो साम्राज्य था, नागपुर का शासन था समझो, उसको 4 भागों में बांटने की बात करते हैं और आपस में ये बैठक करके 4 भागों में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। और 4 भागों में बांटने के बाद में ये अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन प्रशासन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते जाना, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, चीज़ों को लेके चलना। और इस विभाजन से सारे जो नागपुर साम्राज्य है अर्थात भोसला शासन, उसका क्या हो जाता है, 4 हिस्सों में विभाजन होता है। तो हम वही चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे कि वो 4 हिस्सों में कैसे विभाजित करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और उसी का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि 4 भागों में बटा तो कैसे बटा और किसको किसको कहाँ कहाँ का वारिस बनाया गया, किसको किसको कहाँ कहाँ का सत्ता को दिया गया। तो वो 4 भागों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला भाग, ध्यान से सुनना, चक्षु को ओपन करके सुनना, कान को ओपन कर लेना, दिमाग को ओपन कर लेना, चीज़ों को एक जगह, अब क्या करो, एक जगह आप उसको कंसंट्रेशन में ले आओ। सबसे पहले नागपुर का जो वारिस होता है, सबसे बड़ा पुत्र, उसको दे दिया जाता है। देखो समझना आप चीज़ों को, पूरा मराठा साम्राज्य में केवल नागपुर नहीं था, नागपुर था, चांदा था, बरार था, छत्तीसगढ़ जैसे इतना बड़ा राज्य था, ठीक है। इस चीज़ों को समझना है आपको। तो सबसे पहले होता क्या है कि नागपुर का सबसे बड़ा वारिस, बड़े पुत्र को, जानू जी को बनाया जाता है। एक एक चीज़ों को समझना, ठीक है। नागपुर का राजा किसको बनाया जाता है ना, किसकी, रघुजी प्रथम की मृत्यु के बाद में ये क्या होता है, सबसे ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा बेटा रहता है। तो जो बड़ा पुत्र रहता है ना, इसे कहा जाता है कि आप कहाँ का वारिस बनो, तो अब नागपुर को देखो, ठीक है। इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था जानू जी। क्या नाम था इसका, नाम जानू जी, रघु जी, जानू जी, चिन्मा जी, ये सब वैसे ही चलता था इन लोगों का, ठीक है, जी वाला, है ना। तो ये हो गया, बड़ा पुत्र को, जानू जी को कहाँ का वारिस बना दिया, नागपुर का।
दूसरी बात, एकदम हड़बड़ी नहीं करना, शांति से शालीनता से समझने की कोशिश करना। फिर क्या होता है, इसके बाद में चांदा वाला जो क्षेत्र होता है वो मिलता है। चांदा भी एक बड़ा सा क्षेत्र रहता है इनका, चांदा उस समय, और चांदा नागपुर राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये किसको, ये मुधोजी को मिलता है। कई जगह गलती से क्या लिख दिया है पता है, मधोजी लिख दिया है, लेकिन मधुजी नहीं है, वो मुधोजी है। ठीक है, तो ये दिमाग में आप इसको रखना, ये क्या है, मुधोजी, मुधोजी। तो ये मुधोजी को मिल जाता है ना। तो ये बात आप याद रखना, चांदा के बाद में ये किसको मिलता है, चांदा मिलता है मुधोजी को। तो अब यहाँ के वारिस उसको नियुक्त कर दिया जाता है, और ये सब चीज़ जो है पेशवाओं के हस्तक्षेप के कारण होता है। तीसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एकदम अच्छे से समझना, एकदम शालीनता से समझना, चीज़ों को लेके चलना। बरार का जो क्षेत्र होता है, बरार भी बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, आपको पता है उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बरार वाले ये सब मिल करके मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस था। आप लोगों को तो वैसे ही पता है, सब आगे आगे इतिहास बताऊंगा, अब देखना कैसे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, कैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, सब आपको पता चलेगा। तो बरार किसको मिलता है, साबा जी को बरार का क्षेत्र मिलता है ना। ये सब बेसिक पृष्ठभूमि आप जान लो, ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। अगर आप अभी से पढ़ लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये साबा जी को ये क्षेत्र बरार वाला मिलता है। तो 1 2 3, ठीक है। चौथा इसमें होता क्या है, अब समझना यहाँ पे, चौथा क्षेत्र अब ये बचा कौन सा भाई, मराठा अधीन छत्तीसगढ़। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जैसे वो लैंड एक्विजिशन होता है ना, वैसे एक्यूफाइड कश्मीर अपन बोलते हैं ना, वैसे एक्यूफाइड छत्तीसगढ़। तो इसी को अधिकृत, मतलब हमने क्या किया, अधिग्रहण कर लिया। तो अधिकृत, हमने उसका क्या किया, छत्तीसगढ़ को कैप्चर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, अर्थात अधिग्रहित कर लिया। तो ये क्षेत्र मिलता है सबसे छोटे बेटे बिम्बा जी को, ये वही है बेटा, है ना। तो ये अधिग्रहित होता है, क्या हो जाता है, अधिग्रहित छत्तीसगढ़, अधिग्रहित छत्तीसगढ़। तो ये किसे मिलता है, तो ये सबसे छोटा मतलब कनिष्ठ, ठीक है। तो छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, या यंगर सन, तो छोटा पुत्र को ये चीज़ मिलता है। और यही कौन होते हैं, तो ये होते हैं रघु जी, देखो, हाँ ठीक। तो छोटा क्षेत्र किसको मिलता है, इस जगह पे बिम्बा जी को, कनिष्ठ पुत्र जो होता है बिम्बा जी को, रघु जी का याद आता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्षेत्र मिल जाता है किसको, बोलता है कि जाओ भैया आप वहाँ अपना पूरा छत्तीसगढ़ ले लो, और वहाँ से क्या करो, आप सबसे छोटे बेटे हो। तो बिम्बा जी यहाँ पे क्या करता है, ये आ जाता है बिम्बा जी, और बिम्बा जी भोसले यहाँ से शासन वगैरह अपना चालू करते हैं। एकदम क्लियर हो गया कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे यहाँ पे मराठे आए, कितने भागों में, 6 भागों में मैंने तोड़ के पूरे चीज़ों को डील किया, एक एक चीज़ों को आपको समझाया, एक एक चीज़ों को यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास को मैंने आपका लेके चला, एक एक चीज़ों को पूरा कन्विंस्ड किया, एक एक चीज़ों को मैं आपके बीच में रखा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा चीज़ मैंने पहले अप्रत्यक्ष मराठा, फिर प्रत्यक्ष, फिर सूबा शासन, इस टाइप का पूरा बताया आपको, है ना। कोई चीज़ में मैं कोई कमी नहीं किया हूँ। उसके बाद में ब्रिटिश अधीक्षक के बारे में बताया, ब्रिटिश अधीन जो मराठे आए तो कैप्टन एडमन आया, पुनः मराठा शासन आया तो कृष्णाराव अप्पा आया, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आया। ये चीज़ें पूरा एक एक चीज़ों को मैंने आपको बताया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। क्या होता है, बिम्बा जी भोसले 1757 में शासन करने के लिए रतनपुर आते हैं। कब आते हैं, 1757 में। अब यहाँ पर चीज़ों को समझो आप, ठीक है। अब ये बिम्बा जी भोसले को मिल गया, ठीक है। तो ये रतनपुर कब आते हैं, ये रतनपुर आएंगे। अब रतनपुर कब आएंगे, तो 1757 पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होती है पता है, एक छोटी सी घटना घटती है। क्या घटना घटती है, उसी समय जो मोहन सिंह होता है, मोहन सिंह रतनपुर के कलचुरी शाखा का राजकुमार होता है। रघुनाथ सिंह के बाद में सत्ता मोहन सिंह को मिल जाया रहता है। तो मोहन सिंह जो है वैधान उत्पन्न करना चाहता तो था कि वो आए और यहाँ पे सत्ता को मत चलाए, मराठे मत चलाए कर, क्योंकि गलती वो किया था, थोड़ा सा लालच के चक्कर में वो क्या है, मराठों का साथ दे दिया। वही तो बुलाया था भास्कर पंत को, समझ लो। तो वैधान उत्पन्न करना चाहता था, ये इसको भनक लग गया किसको, बिम्बा जी को, कि भैया मोहन सिंह क्या करेगा, वो वैधान या तकलीफ मेरे को देगा, और इसी के चक्कर में मेरे को बाद में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए क्या हुआ,
वो बोले कि भैया तुम्हारा तबीयत तो ठीक नहीं है, तुम बाद में मेरा दिमाग ख़राब करोगे, तुम व्यवधान उत्पन्न करोगे, तो तुम एक काम करो, गद्दी से हटो, गद्दी मेरे को दो। अब ठीक जैसे बीमार पड़ता है तो शासन कमज़ोर हो जाता है। अब ये बोलता है कि भैया ये तो वैसे भी तुम मेरे अंदर में हो, तो एक काम करो, हटो यहाँ से। बिंबाजी भोसले 1758 में सत्ता को प्राप्त कर लेता है। अब एक शासनकाल वो चालू कर लेता है बिंबाजी भोसले। 57 में आता है, मोहन सिंह क्या कमज़ोर होता है, मोहन सिंह के कमज़ोर स्थिति के देखते हुए वो खदेड़ के फेंक देता है और सत्ता में बैठता है। कब बैठता है? सत्ता एक पिक्चर बहुत अच्छा है, देख लेना। 1758 में फिर ये सत्ता में काबिज़ होता है और यहाँ से बिंबाजी भोसले अपना शासन 1758 से 1787 तक चलाते हैं। प्रत्यक्ष मराठा शासन यहाँ से चलता है। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन है अगर बोल दे तो बिंबाजी भोसले आपको लेना है। तो इस तरीके से मैंने बेसिक पृष्ठभूमि पूरी तरीके से गजब तरीके से पूरा समझाया, गजब तरीके से बताया। अब मैं आपको चालू करूँगा अब कैसे बिंबाजी भोसले यहाँ पे शासन करेगा, बिंबाजी भोसले का क्या क्या काल रहेगा, किस किस तरीके से चीज़ों को वो आगे लेके जाएगा, क्या क्या उसका एक्शन रहेगा, सारा चीज़ों को मैं यहाँ पे डील करूँगा। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करें। जो जितना बेहतरीन तरीके से अपना एनर्जी लगाएगा, पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक। और अगर किसी को हमारा टीचिंग स्किल अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या करें, हमसे पेड कोर्स ले लें, क्योंकि हम एक रणनीतिबद्ध क्लासेस देंगे, 700 क्लासेस देंगे, वो सब आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम।